सम्माननीय यशस्वी शिक्षक, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, ब्राह्मण समाज की आन शान श्री ब्रजेश पाठक जी, स्वामी संपूर्णानंद महाराज जी, हमारे हरियाणा के राजनीति में मैं अगर कहूं कि राजनीतिक गुरु तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर चुनाव में पिछले कुछ वर्षों से विप्लव देव जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव में, श्री सुरेंद्र नागर जी जो मेंबर पार्लियामेंट है उनके साथ मिलकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलवाने में जो कोशिश और योगदान उनका है उसकी सराहना करनी पड़ेगी। हमारे आज के समारोह के आयोजक श्री कार्तिकेय शर्मा जी, मेंबर पार्लियामेंट, श्रीमती शक्ति रानी जी, आपके शहर से बहुत ही लोकप्रिय और आपके साथी मेंबर पार्लियामेंट रेखा शर्मा जी, मैं उनसे कह रहा था कि आपके शहर में कितना प्यार भरा है, आप देख लीजिए, आपके लिए और समाज के लिए कितना प्यार है, आप इस शहर के लोगों के इकट्ठ से देख लीजिए कितना प्यार भरा है। हमारे एक्स मेंबर पार्लियामेंट डीपी वत्स जी, श्री अजय मित्तल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, श्री रामविलास शर्मा जी, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं इनका मन से बहुत सत्कार करता हूं। I respect him from my core of my heart. इन्होंने जिंदगी भर सिर्फ एक ही उद्देश्य रखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत और सशक्त बनाना है हरियाणा में। आज हमारे साथ वो भी विराजमान हैं और अभी अभी मेरे से पहले बोलकर गए हैं हमारे बहुत ही मजबूत मंत्री हैं और मेरे छोटे भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, श्री कालिदास महाराज जी, वीरेश शांडिल्य जी, श्री योगेश्वर दत्त जी जिन्होंने हमें ओलंपिक्स में पूरे देश को सम्मान दिलवाया, श्रीमती बंतो कटारिया जी जो भारतीय जनता पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट हैं, श्री हरिराम दीक्षित जी जिन्होंने बच्चों की लड़ाई में अपना समर्पण किया, पूरी जिंदगी समर्पण की, स्वामी अमृत दीदी जी, स्वामी कृष्ण कांता जी, श्री प्रमोद कौशिक जी, समय के अभाव की वजह से शायद सबके नाम लेना संभव ना हो। मैं आज आप लोगों का आज के शुभ दिन पर, अक्षय तृतीया पर आपका यहां आने पर स्वागत करता हूं। प्रदेश के हर कोने से कुछ उम्मीद और कुछ संकल्प लेकर चले हैं आप।
आपकी उम्मीद पूरी होगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मैंने कहा कि हरियाणा के यशस्वी और सशक्त मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं। अरविंद ने कहा कि वो जो बात करते हैं, कहते हैं, उसको पूरा करते हैं। मेरा पूर्ण विश्वास उनमें है और इस बात का विश्वास भी है कि जनता की नब्ज को समझते हैं, समाज की भावनाओं को समझते हैं, आपके प्यार को उनके प्रति और पार्टी के प्रति जो है उसको भी समझते हैं, आपके वजन को भी समझते हैं, आपके वजन को भी समझते हैं। फिर कोई कारण नहीं है कि हमारी आशाएं और आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी। मेरे पूर्ण विश्वास है कि सच्चे मन के साथ आप उस बात को मांगिए, सच्चे मन के साथ उसकी गुहार लाइए जिसकी जरूरत आज आपको, आपके परिवार को, गरीब परिवारों को, आपके बच्चों को है, तो आपकी आशाएं पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं सैनी जी को बहुत करीब से जानता हूं, बहुत कम शब्द बोलते हैं, भावनाओं को बहुत कम व्यक्त करते हैं, बहुत सीरियस ढंग से सुनते हैं, उसकी था तक जाते हैं, उसकी डेप्थ पे जाते हैं और जब फैसला कर लेते हैं तो उस फैसले पे हमेशा अड़ग रहते हैं और उसको पूर्ण रूप से अमल में लाते हैं। अभी मेरे साथियों ने आज के भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर, अक्षय तृतीया पर आप लोग जो एकत्रित हुए हैं, तो हमारे देश पे एक, मैं संकट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि दूसरे मुल्क के कुछ लोगों ने हमारे देश पे बुरी नजर डाली है। ये संकट नहीं है हमारे लिए। जब तक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं तो ये संकट नहीं हो सकता। उस बुरी नजर का जवाब देश को देना है। बिहार में बोलते हुए प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि दुनिया के किसी कोने में वो लोग जिन्होंने ये कार्य किया है, जहां वो लोग जिन्होंने पर्दे के पीछे इसको कार्य को करने की साजिश रची है, किसी कोने में चले जाएं, ढूंढ लिए जाएंगे और इंसाफ किया जाएगा। उनके साथ ऐसा बर्ताव होगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना ना की हो। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। ये उनका संकल्प है, ये उनका संकल्प है। देश के उस प्रधानमंत्री का संकल्प है जो देश की रक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए, देश के निवासियों की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं। उनके संकल्प को पूरा करने का जिम्मा हमारे ऊपर है, आज इस सभा के ऊपर है। इस सभा को यह संकल्प लेना होगा कि आज इस घड़ी में जो फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और जिसका अनुमोदन श्री भागवत जी ने किया है, ये कहते हुए कि जब धर्म पर आंच आती है तो धर्म की रक्षा के लिए राजा का फर्ज बनता है और राजा अपना फर्ज निभा रहा है। हम जनता को भी अपना फर्ज निभाना है धर्म की रक्षा के लिए। ये हमला व्यक्तियों के ऊपर नहीं था, ये टूरिस्ट के ऊपर हमला नहीं था, ये हमला सोची समझी साजिश के तहत धर्म के ऊपर हमला किया गया था। दिमाग में एक खुराफात के साथ, एक साजिश के साथ, इस साजिश को कहीं ऐसी जगह पर रचा गया था जो हिंदुस्तान के बढ़ते हुए कदम देख नहीं सकती है।
उनको माकूल जवाब देना होगा। उनको बताना होगा कि हमारा देश मजबूत है, हमारे नेता मजबूत हैं, हमारी लीडरशिप मजबूत है। हम हर किसी शक्ति का, हर ऐसे मौके का मुकाबला कर सकते हैं। मेरा आज कहना है, रामविलास जी ने कहा था कि एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। रेजोल्यूशन नहीं, आप तो अपने आप को समर्पित कीजिए। आज सुमुच्चे तौर पर समर्पित कीजिए। जो लोग यहां पर आए हैं, वो उनके परिवार, उनके जानने वाले, पूरा हरियाणा, पूरा समाज इस बात को समर्पित करें कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, हम इस संकल्प को पूरा करेंगे जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है। हाथ खड़े करके मेरा समर्थन मेरे इस प्रस्ताव पर, रामविलास जी के प्रस्ताव पर सारे अपनी मोहर लगाइए, हाथ खड़े कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी संदर्भ में इतना कहना चाहूंगा कि हम, अरविंद जी ने भी कहा, मैंने भी कहा, मुख्यमंत्री जी से हमने गुजारिश की, लेकिन साथ साथ ये भी जानता हूं आपके मन में जो भावनाएं हैं, आपके मन में जो शक्ति है, आपके मन में जो मजबूती है, आप समाज के तौर पर अग्रणी सोच रखते हैं। मैं आपसे क्षमा मांगता हुआ, आपकी इजाजत के साथ, आपकी सहमति के साथ ये घोषणा करता हूं कि इस यज्ञ में, जिस यज्ञ के लिए संकल्प लिया गया है, समाज की आहुति के तौर पर आपकी तरफ से 1 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में समाज की तरफ से दिया जाएगा। आपकी तरफ से। अभी अभी अरविंद जी ने, ये भी एक राज्य स्तरीय स्टेट लेवल का फंक्शन है। ये पहले भी होता रहा, करनाल में 2 बार हुआ। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जब मुख्यमंत्री थे और जब नहीं भी थे, तब चुनाव लड़ रहे थे, तब भी उन्होंने इसी भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर सदारत उन्होंने की थी। और ये भी सही है कि उन्होंने बहुत सी घोषणाएं करी थी। और ये भी सच है कि बहुत सारी घोषणाएं, मोर देन 90% जो हैं, उनको अमली जामा भी पहनाया गया है, वो अमल में लाई गई हैं। आज वो हमारे मध्य नहीं है, लेकिन मैं माननीय मनोहर लाल जी खट्टर का, जो आज हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, इस स्टेज से धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछले 2 जो हमारे फंक्शन हुए थे, उन पे जो भी कार्यक्रम उन्होंने किया उसको पूरा किया है। जो कुछ बात बची है वो पूर्ण रूप से होगी, इसका मुझे विश्वास है। हमारे अब के मुख्यमंत्री सैनी जी पूरा करेंगे। और मुझे ये भी विश्वास है कि जैसे ये राज्य स्तरीय स्टेट लेवल का फंक्शन हम करते हैं, ये फंक्शन हमेशा होगा, हर साल होगा। ऐसे ही हम इकट्ठे होंगे, ऐसे ही इकट्ठे होकर हम अपनी बात रखेंगे, ऐसे ही हम सेवा और समर्पित भाव से समाज के प्रति अपने आप को अर्पण करेंगे। और ऐसे ही और अगर फंक्शन अगर होते हैं, इसी तरह से और भी फंक्शन अगर होते हैं भगवान परशुराम जी के नाम पे, तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं हो सकती। मैं बहुत प्रसन्न हूं। एक नहीं, सैकड़ों फंक्शन होने चाहिए, बड़े बड़े फंक्शन होने चाहिए। हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मैं तो
सिर्फ एक शब्द में अरविंद जी ने ये जरूर कहा कि हमारे जो विप्र समाज के गरीब बच्चे हैं उनके बारे में वो कहना चाहते थे, संकोच कर गए, रुक गए थोड़ी बात पे, पूरी बात नहीं कह सके। अब मैं उनकी बात पूरी करता हूं। इजाजत है अरविंद जी? मैं पूरी कर सकता हूं बात जो आपने शुरुआत की है। वो जो विप्र समाज के गरीब बच्चों की बात अरविंद जी ने शुरू की थी, उनके लिए हिंदुस्तान में पहली बार 10% आरक्षण नौकरियों में हरियाणा में तय मैंने करवाया था। कोई शक है? किसी को कोई शक है? बताइए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, वो 10% में जो हिस्सा हमारे विप्र समाज को मिलता था, आज वो कानून पूरे देश में लागू है। आज 10% जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों को पूरे देश में रिजर्वेशन है। हमारे विप्र समाज के बच्चों की इसमें कुछ हानि हुई है, हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। हालांकि हम खुश हैं कि जनरल समाज के सभी व्यक्तियों को, सभी वर्गों को मिल रहा है। लेकिन सैनी जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पे विचार कीजिए। हम ये कह रहे हैं जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवा दीजिए थोड़ी। इस मामले में मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती भी करूंगा और ये कहूंगा भी मैं मांग रहा हूं। मैं नहीं कहता कैसे होगा, मैं जानता हूं मुश्किलें हैं, इसमें मुश्किलें हैं। मिलजुल कर इन मुश्किलों को किसी और ढंग से, हम सीधे ढंग से नहीं तो पीछे से, आगे से, कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकाल दीजिए। आपसे इतनी सी गुजारिश। ब्राह्मण समाज के बहुत सारे लोग, बहुत सारी मीटिंगों में जाता हूं। आप तो गांव में भी हमें बहुत सम्मान देते हैं और हम ऋणी हैं आपके, बहुत सम्मान देते हैं आपने। और मैं तो पर्सनल तौर पे मुख्यमंत्री जी का बहुत आदर करता हूं, बहुत आदर करता हूं। आप जानते हैं कि मैं अगर कोई शब्द बोलता हूं तो बहुत तोल के, जो मैं दिल से महसूस करता हूं वही बोलता हूं। मैं इनका बहुत आदर करता हूं। मुख्यमंत्री की अपनी मुश्किलें भी होती हैं, कुछ दायरे होते हैं जिनको लांघ नहीं सकते, उनको सबकी तरफ देखना होता है, हर तरफ से हर किसी को अपने साथ लेकर चलना होता है। बहुत सारे मेरे साथियों ने हर जगह पे इस बात का जिक्र किया है कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बना दीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जगह पे बना है, बहुत से प्रदेशों में बना है। मैं एक आसान तरीका बताता हूं कि मैं ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की ही मांग नहीं करता। और भी 3-4 बोर्ड बना दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। बाकियों के भी बना दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा भी बना दीजिए, बस इतना कहता है। उसके जरिए क्या है, मेरे मन में सीधी सी बात है, मैं सिर्फ उन व्यक्तियों को, मेरे साथ बहुत सारे मेरे ही परिवार के, मेरे ही समाज के लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी, कुछ आज भी नाराज हैं। पंडित हरिराम जी का मैं बहुत बहुत एहतराम करता हूं, बहुत एहतराम करता हूं, बहुत साथी हैं। उन्होंने भी मुझे कहा था कि विनोद शर्मा जी ये क्या कर दिया, आपने जो आरक्षण दिलवाया है ये आपने सिर्फ उन लोगों को दिलवाया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बाकियों का क्या होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने उनसे यही कहा था कि इस कानून के तहत वो हर व्यक्ति जिसकी जमीन 5 एकड़ से कम है, जिसकी आमदनी
2 लाख रुपए सालाना से कम है, वो हर व्यक्ति जिसके घर में एक सरकारी नौकरी नहीं है, वो हर व्यक्ति इसके अंदर कवर होगा। तो मैंने यही प्रश्न पूछा था कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं हमारे समाज में, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं। मैंने कहा ऐसे 97% से 98%, 98% परिवार ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। 98% परिवार ऐसे हैं जिनके यहां सरकारी नौकरी नहीं है। 98% परिवार ऐसे हैं जिनके यहां 2.5 लाख रुपए की सालाना आमदनी नहीं है। तो अगर 98% व्यक्तियों का फायदा होता हो तो भाई 2% मेरे से नाराज होंगे, अरे हाथ जोड़ के मना लूंगा, चलने दो, से होने दो। मैं अपना आपका समय और नहीं लूंगा। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि मुख्यमंत्री साहब, मैं उन परिवारों की बात कर रहा हूं, मैं उन 98% परिवारों की बात कर रहा हूं जिनके बच्चों को नौकरियां चाहिए, जिनके घर में लड़कियां हैं, शादी नहीं हो सकती है क्योंकि गरीब हैं। उनके लिए आपके सामने ये प्रश्न मैंने रखे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनको पूरा करेंगे, अपने ढंग से करेंगे। और साथ ही अब 1 से 1 2 11, 1 और 1 2 11। अरविंद जी कह रहे हैं मैं पहरावर में फंक्शन कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। मैं सबको कहता हूं कि पहरावर के फंक्शन में जाइएगा, उसकी शान बढ़ाएंगे। अगर उन्होंने 1 लाख लोगों का दावा किया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम 1 लाख पूरा करें वहां पे, सबको जाने के लिए कहता हूं। लेकिन अरविंद जी, मैं ये आपसे जरूर कहूंगा कि पहरावर की जमीन पे गौड़ संस्था की आपने बात करी है। गौड़ संस्था एक बहुत बड़ी संस्था है। दुख होता है कि आज गौड़ संस्था को आप लोग नहीं चला रहे हैं। आप लोग नहीं चला रहे हैं गौड़ संस्था को, सरकार की तरफ से नियंत्रण हो रहा है। अब सरकार को करना पड़ रहा है क्योंकि हम लड़ रहे हैं, हम आपस में एक नहीं हैं, तो सरकार को नियंत्रण करके सरकार को चलाना पड़ रहा है। अगर 80,000 मेंबर हैं, 1 लाख से ज्यादा मेंबर आप कह रहे हैं कि बनेंगे, तो ऐसा क्या कारण है कि हम खुद अपनी संस्था को नहीं चला सकते? कोई तो कारण होगा। और आज अगर हमारे पास 10-12 एकड़ जमीन मिली है तो हमने क्या करना है उस पे? उस जमीन को माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया और 2 लाख रुपया साल का उसका किराया है। 12 एकड़ है, कितनी जमीन है? 15 एकड़ जमीन है, यानी कि 1 एकड़ का किराया जो है वो 13,000-14,000 रुपये एकड़ का किराया आता है। मासूम जी कैसे? ठीक है, इतना किराया आता है। जो बटाई पे जमीन देते हैं ना, वहां पे वो भी 60,000-50,000 रुपये एकड़ का किराया ले लेते हैं खेती की जमीन का। ये तो शहर के बीच में है, जो मर्जी बना सकते हो। तो क्यों नहीं धन्यवाद करेंगे हम उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन उसका करेंगे क्या? जमीन का लेके रखने में क्या फायदा? 50 लाख की एफडी जो बनी है, उस पैसे से आने वाले जितने भी वर्ष हैं, मेरे ख्याल में 30 साल या 90 साल के लिए है, फॉर 33 साल आगे एक्सटेंडेबल है। कितनी बात? तो 99 साल की बात होगी। 99 साल में ये 2 लाख रुपया साल का जो किराया है उसका इंतजाम मैंने कर दिया था, एफडी बनवा दी है। जितना पैसा हर साल जाएगा उसमें से बचेगा, आपको नहीं देना पड़ेगा एक पैसा भी, एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आगे क्या करना है? 15 एकड़ जमीन पे आप और मैं दोनों मिलकर करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मन में यह है कि उस जमीन पे बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनना चाहिए। और मैं नहीं कहता कि सिर्फ सरकार बनाएगी, हम भी अपना योगदान देंगे।
हम कहां से कमजोर हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं? हम सब मिलकर देंगे। आपने कहा मेंबरशिप, मैंने कहा सरकार, मैं चाहता हूं कि वहां के चुनाव कराए जाएं। चुनाव कराने के लिए मेंबरशिप बनाई जाए। किसी एक व्यक्ति का, और ये भी हो कि किसी एक व्यक्ति का या एक ग्रुप का मामला नहीं होना चाहिए। ये गॉड संस्था पूरे हरियाणा की है। पूरे हरियाणा से आप कह रहे हैं 1 लाख आदमी, 1 लाख मेंबर बना दीजिए। मेंबरशिप आज 1100 रुपए है। आप मेंबरशिप 5000 रुपए कर दो, 2000 रुपए कर दो, 1 लाख मेंबर बनाओ, 20 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। 20 करोड़, 20 करोड़ सीड मनी जिसको बोलते हैं, सीड मनी। उससे सीड मनी के साथ 20 करोड़ के साथ फिर सरकार से भी मदद लेंगे, लोगों से भी मदद लेंगे, और फिर हम अपना कॉलेज, अपना हॉस्पिटल गॉड संस्था की तरफ से बनाएंगे, जिसको आप लोग चलाएंगे। आप लोग फैसला करेंगे। मेंबरशिप बनाएगी जिसको चलाना है, उसकी मैनेजमेंट कमेटी होगा, उसका अध्यक्ष होगा, और आपके बच्चे वहां लगेंगे, आपके बच्चे वहां पढ़ेंगे, वहां से डॉक्टर बन के निकलेंगे, पूरे देश में जाएंगे। तो अरविंद जी से जब वहां पे आप पहरावर में फंक्शन करोगे, तो ये 2 बातों पे मेरी पे गौर करना। एक तो जो गरीब बच्चों की नौकरियों के लिए आप अपना समर्थन दे रहे हैं, उस पर आगे बढ़ाना, और एक ये गॉड संस्था के बारे में मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री जी आपका भी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पाठक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। विप्लव देव जी का, नागर जी का, संतों का, और मेरे छोटे भाई रामविलास शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ भगवान परशुराम जी का जयकारा लगाइएगा। भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। धन्यवाद।